अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मुझे तो खैर वतन छोड़कर अमाना मिली, वतन भी मुझसे गरीबुल वतन को तरसेगा। ये नोहा है उन दर्जनों लाशों का जो इस वक्त दुनिया के सबसे आदमखोर समंदर की तह में कहीं पड़ी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन से हालात हैं जिसमें मेरे इस वतन अजीज़ के नौजवान लाखों रुपए लगाकर अपनी जान को हथेली पे रख के सर पे कफन बांध कर इस मुल्क से निकलते हैं? वो कौन से रास्ते हैं जिन पर वो सफ़र करके यूरोप जाने के ख्वाब देखते हैं, और ऐसा वो क्यों करते हैं? पाकिस्तान से यूरोप जाने के कौन से दो रास्ते हैं? उन रास्तों पे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? और 14 जून को जो पाकिस्तानियों को इटली की जानब लेकर जाने वाली कश्ती थी वो किस मकाम पर डूबी, उसकी गहराई कितनी थी, क्या वहाँ से लाशों का निकालना मुमकिन है, नहीं मुमकिन? और पाकिस्तान से ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ? क्या इसमें कोई फ़र्क है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, ह्यूमन स्मगलिंग क्या है? हुकूमत किस तरह से इसकी पुष्टपनाही करती है? और क्या जो FIA अब इकदामात उठा रही है, ये इकदामात उठा लेने से क्या इस सारी कार्रवाई को, इस सारे खूनी खेल को रोका जा सकेगा? और क्या पाकिस्तान के इस वतन अजीज़ के नौजवान, उनको ये मुतमईन किया जा सकेगा इस बात पे कि आपकी ज़िंदगी आपके मुस्तकबिल से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जान है तो जहान है? ये वो सारे हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ आपके साथ शेयर करने हैं, कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स हैं। मैं इस वाक़े पे बड़ी देर से वीडियो कर रहा हूँ। उसका मकसद यही था कि ये तो सब बता रहे हैं कि उन नौजवानों के साथ क्या हादसा पेश आया, वो किस तरह से डूबे, उनके लवाहिकीन की कहानियाँ सामने आ रही हैं, बड़ी दिल दहला देने वाली कहानियाँ हैं। सिर्फ एक मौत नहीं हुई किसी घर में, एक ख़ानदान की मौत हुई है। और वो लोग जो अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे इस महंगाई के दौर में, वो अब मज़ीद मतवसत तबके में चले जाएंगे और गुर्बत की मज़ीद तहों में चले जाएंगे। उनके मुस्तकबिल मज़ीद तारीक हो गए हैं, ख़ानदान के ख़ानदान डूब गए हैं इस हादसे में। लेकिन हमारी हुकूमत सिर्फ एक दिन कौमी परचम सरनगू करके अपनी ज़िम्मेदारियों से मावरा नहीं हो सकती। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है मेरे पास। दो रास्ते हैं आपको बताने हैं जो इस गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। डंकी, ये लफ्ज़ हमारे माशरे में इतना आम फहम है कि किसी को जब हम ये लफ्ज़ अदा करते हैं तो किसी को इसकी शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कैसे मौत के खेल की बात कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ये सिलसिला लोग क्यों जाते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था 1960 में। जब मंगला डैम बना तो वहाँ के रहायशियों को UK की इमिग्रेशन दी गई, जिसके बाद उन लोगों के हालात बहुत जल्दी बदलना शुरू हो गए। उनके अंदर जो माशी उनकी हालात बेहतर हुए, वो दूसरे लोगों के लिए इंस्पायरेशन बने। और फिर क्या हुआ, गुजराहान से लेकर गुजरांवाला तक का जो एरिया है वो ऐसे काम के लिए मरकज़ बन गया। और यहाँ से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि पिछली 5 दहाइयों में लाखों लोग जो है गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा चुके हैं। अब क्या होता है कि इस रास्ते पर सफ़र करते हुए जो लोग यूरोप की जानब जाते हैं उसमें कामयाबी की शरह भी है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं फिर वो दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बनते हैं, और वो फिर इंस्पायरेशन की बुनियाद पर मज़ीद लोग रिस्क ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये होता है कि आपको पाकिस्तान से उठाकर किसी दूसरे मुल्क, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो अपने मुल्क से उठाकर किसी दूसरे मुल्क ले जाया जाए और आपके सफरी दस्तावेज़ात को अपनी तहवील में रखा जाए, आपको एक बाउंडेड लेबर की तरह ट्रीट किया जाए, आपसे जो काम लिया जा रहा है, सर्विसेज ली जा रही हैं, उसके एवज आपको कम मुआवजा दिया जाए, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और आपसे वो काम लिया जाए जो आप नहीं करना चाहते, आप पे ज़बरदस्ती काम मुसल्लत किया जाए, आपसे गुलामों की तरह का सलूक किया जाए। लेकिन ह्यूमन स्मगलिंग में ये होता है कि जो स्मगलर होते हैं, इंसानों के स्मगलर, वो आपको आपके मुल्क से उठा के आपकी ख्वाहिश के मुल्क में आपको उतार देते हैं और वो इसके इवज़ आपसे पैसे ले लेते हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलिंग ट्रैफिकिंग भी एक बड़ा मसला है, लेकिन इस वक्त बात हो रही है ह्यूमन स्मगलिंग की। और पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलिंग का जो बाकायदा कारोबार है वो 80s के एंड पे और 90s में उसको अरूज मिलना शुरू हुआ और अब तक वो अरूज पर है। अब यह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के माशी हालात अबतर होते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल होती जा रही हैं, तो लोग इस तरह के रिस्क लेना भी ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अगर मैं अदादो शुमार से आपको बताऊं, जो रिपोर्टेड अदादो शुमार हैं, जो लोग लीगल तरीके से पाकिस्तान छोड़ के गए, क्योंकि
जो तो इलीगल चले गए उनका तो हुकूमत को पता ही नहीं चलता कि वो बाहर चले गए, ना अगली हुकूमतों को पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो उनका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, उनका तो रिकॉर्ड है ही नहीं सिरे से। जिन लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि 2021 में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा। अब सुनिएगा जरा, 2021 में 2000 से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और 2022 में 3 गुना ज्यादा 8 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और इस वक्त 2023 है और 2023 के अब तक के अदादोशुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। 7 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हालात इतने संगीन और गंभीर हो चुके हैं, इसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। ब्रेन ड्रेन ये होता है कि वो लोग जिनके ऊपर रियासत का पैसा लगता है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, स्किल हासिल करते हैं, लेकिन जब मुल्क को डिलीवर करने का टाइम आता है तो वो उठ के किसी और मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटीज़ को नॉक करते हैं और उनके लिए एक अच्छा रिसोर्स साबित होते हैं और अपने मुल्क में हमारे पास फिर वही मजदूर बाकी रह जाते हैं। ये भी एक मुल्क का बड़ा नुकसान है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल है, इस पर भी अगली किसी वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। लेकिन अब बात हो रही है ह्यूमन स्मगलिंग की। यह सिलसिला 2 रास्तों से होता था। पहले एक बड़ा आम फहम और बड़ा आसान सा रूट था जो ज़मीनी रास्ता था सारा, और ये रास्ता कोयटा से तफ्तान बॉर्डर से इंटर होके ईरान में, ईरान से फिर मशहद की तरफ से होते हुए ये मक्कू की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये तुर्की में उतरते थे और फिर तुर्की से ये तुर्की के बिल्कुल दूसरे बॉर्डर पर जो यूनान की तरफ सी है वहाँ पे चले जाते थे और वहाँ से मुख्तसर सा समुद्री रास्ता है उसको पार करते थे और यूनान में दाखिल हो जाते थे। अब देखने में तो ये ज़मीनी रास्ता देखने और बताने में बहुत आसान महसूस होता है, लेकिन यह इंतहाई पुरखतर रास्ता था। यहाँ पे मौसम की सख्तियाँ, यहाँ पे बॉर्डर सर्वेलियंस उन लोगों की सख्तियाँ, यहाँ पे फिर आपको पैदल चलना पड़ता है। एक छोटी सी गाड़ी में दर्जनों लोगों को सवार करके ट्रैवल करवाया जाता है। खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, आपको सोने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर जो जंगली जानवर होते हैं उनका खतरा होता है, जहरीले जानवरों का खतरा होता है। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि लोगों की बॉडीज बेगोरो कफन पड़ी हुई हैं, उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं और लोग पास से गुजर रहे। ये एक बड़ा दिल दहला देने वाले मनाजर होते हैं। पाकिस्तान से लेकर यूनान तक मोस्टली लोग जो पाकिस्तान से यूरोप की तरफ ट्रैवल करते हों, 4 ममालिक उनके बेसिक टारगेट होते हैं, जिसमें यूनान आ जाता है, इटली आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, स्पेन आ जाता है। इटली और फ्रांस ज़्यादा आइडियल समझे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नेशनैलिटी हासिल करना तकरीबन दूसरे ममालिक की निस्बत आसान है और वहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल हिजरत करके आने वाले होते हैं, उनके लिए पॉलिसियाँ ज़रा नरम हैं, तो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। अब इस रास्ते के ऊपर सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और ये रास्ता मज़ीद पुरखतर हो गया। ईरान के बॉर्डर पे आपको अगर देख लें तो वहाँ पे गोलियां मार दी जाती हैं, तुर्की के बॉर्डर्स पे आपको गोलियां मार दी जाती हैं, यूनान के समंदर में इंटर होते हुए जो मुख्तसर समंदरी रास्ता है उसमें लोग मारे जाते हैं। फिर रास्ते में बर्फ़ के पहाड़ आते हैं, वहाँ पर मौसम की सख्तियाँ ना सहते हुए लोग मारे जाते हैं। वहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट जो बर्फ़ और ठंडक की वजह से मसाइल आते हैं, लोगों की टांगें नकारा हो जाती हैं और फिर वो वहीं पड़े रहते हैं और मारे जाते हैं, क्योंकि कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होता। हर किसी को होता है कि वो इस खतरनाक माहौल से निकल के आगे चला जाए। अब पिछले 10 सालों में इस रास्ते पर सख्त सर्वेलेंस की वजह से ये रास्ता हो चुका है बंद। यहाँ पे बहुत कम ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है। अब अगर कोई रास्ते बचे हैं तो वो 2 रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता है तुर्की के रास्ते, पाकिस्तान से तुर्की में बजरिया जो विजिट वीज़ा के ऊपर जाया जाता है और वहाँ से आगे फिर यूरोप में इंटर हुआ जाता है। लेकिन क्योंकि तुर्की का विजिट वीज़ा हासिल करना ज़रा मुश्किल काम है तो इसलिए अब दूसरे रूट को प्रेफर किया जाता है। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट ये है कि पाकिस्तान से आपको दुबई का विजिट वीज़ा मिलता है। एजेंट्स आपको आपके पासपोर्ट पर दुबई का विजिट वीज़ा लगाते हैं और आप जाके उतर जाते हैं दुबई के एयरपोर्ट पर। अब दुबई और मिस्र के दरमियान एक मुआहिदा है कि अगर आपके पासपोर्ट पर दुबई का वीज़ा हो तो फिर आप एयरपोर्ट पर उतरते ही मिस्र का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे एजेंट्स आपको दुबई के एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देते और वहाँ से आपको ई वीज़ा लगवा के देते हैं मिस्र का, और वहाँ से आप फिर अगली ही दस्तयाब फ्लाइट से मिस्र पहुँच जाते हैं।
वहां पे जो जिन लोगों को स्मगल किया जाना होता है मिस्र से, उनको बाय रोड लीबिया में एंटर कर दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त लीबिया में ना तो कोई हुकूमत है और ना ही वहां पे कोई कानून रूल है, और बॉर्डर के ऊपर भी उस तरह की सर्वेलियंस नहीं है। तो मिस्र से इजिप्ट से बारास्ता रोड आपको लीबिया में दाखिल किया जाता है, और फिर वहां से लीबिया के दूसरे कोने पर जहां पे बिन गाजी और तब्रूक जो है पोर्ट्स हैं, वहां पे ले जाया जाता है। वहाँ पे कुछ सेफ हाउसेस बने होते हैं जिन्हें सेफ कहा जाता है, सेफ हाउसेस ही कह लें। उनमें इन लोगों को रखा जाता है, गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को रखा जाता है, और जब तक वहाँ पे किसी शिप का बंदोबस्त नहीं हो जाता उनको रहना पड़ता है। ये अरसा चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों पर मुहित होता है। इस दौरान जिन लोगों को स्मगल किया जा रहा होता है, जो पाकिस्तान से लाखों रुपए दे के जा रहे होते हैं, उनको ना तो खाने को कुछ मिलता है, ना पीने को कुछ मिलता है, और अगर उनके लवाहिकीन यहाँ पे बाकी मानदा जो रकम है वो अदा करने में ताखीर करें तो उनके ऊपर संगीन और शदीद तरीन तशद्दुद किया जाता है। इसकी वीडियोस भी आप अक्सर देख चुके होंगे। तो ये इतने पुरखतर रास्ते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। अब तक जितना रास्ता बताया ये बड़ा आसान फैसिनेटिंग मालूम होता है, बड़ा आसान सा मालूम होता है, लेकिन असल इम्तहान शुरू होता है लीबिया की पोर्ट से लेके इटली तक। अब लीबिया की पोर्ट से लेके इटली तक का जो इलाका है ये समुद्री इलाका है, इसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, बहीरा रूम कहते हैं। अच्छा, अब मेडिटेरियन सी जो है वैसे तो एक शांत समंदर है, एक नर्म समंदर है, इसमें कोई बड़े लेवल पे तूफान नहीं आ रहे होते, एक नॉर्मल बोट पे आप ट्रेवल कर सकते हैं इस समंदर में। जो लीबिया से इटली तक का फासला है, मैंने उसको गूगल किया, सर्च आउट किया तो पता चला तकरीबन 392 नॉटिकल माइल्स है। नॉटिकल माइल्स को अगर मैं माइल्स में कन्वर्ट करूं तो 400-450 के लगभग माइल्स बनते हैं, और अगर उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन मेरे पास जो तादाद आती है 725 किलोमीटर का ये फासला है। अब एक आम बोट जो होती है ये 30 से 40 नॉटिकल माइल्स की स्पीड पे चलती है। इस कश्ती को जो लीबिया से इटली तक सफ़र करने में तकरीबन 3 दिन का वक्त लगता है, जो इसकी स्पीड होती है। और जिस समंदर पर यह सेल कर रही होती है, तैर रही होती है, उस समंदर की गहराई 5000 फीट तक भी है, 5000 मीटर तक है, सॉरी। और इसकी एवरेज गहराई समंदर की, मेडिटेरियन सी की, बहीरा रूम की एवरेज गहराई 1500 मीटर तक है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर गहरा है एवरेज। और कई मकामात पर इसकी गहराई 5 किलोमीटर तक है, और जिस मकाम पर 14 जून का सानहा पेश आया वो मकाम 4 से 5 किलोमीटर ही गहरा बताया जाता है, और ये बड़ा खुला समुंदर है। अब इतनी गहराई में जब कोई जहाज़ डूब जाता है तो वहाँ से लाशों को निकालना नामुमकिन हो जाता है। इवन के जो जहाज़ का मलबा होता है उस तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना आप गहराई में जाते जाएंगे समंदर के पानी का प्रेशर इतना शदीद और संगीन होता है कि किसी भी मोस्टली जो आबदोज़ें होती हैं उनमें भी बहुत कम आबदोज़ें इस तरह से तैयार की जाती हैं कि वो इतनी गहराई में जा सकें। बहीरा रूम के बारे में अगर मैं मज़ीद आपको बताऊं तो ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन समुंदर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमखोर समंदर है। हर साल तकरीबन 20,000 से ज़ायद लोग इस समंदर की नज़र हो जाते हैं, जिसमें सीरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मोस्टली मुस्लिम ममालिक के लोग होते हैं जो इस समंदर के रास्ते अपने ख्वाबों की तकमील के लिए यूरोप जाने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। ये रास्ता इंतहाई पुरखतर है, इतना ख़तरनाक है कि अगर आपको कोई पैसे भी दे तो आप इस पर ट्रैवल ना करें। लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान की 60% आबादी जो कि नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इस 60% आबादी जो पाकिस्तान की 60% आबादी है, इसमें बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि बेरोज़गारी में पाकिस्तान का नंबर 16वां है। और ऐसे हालात में इस मुल्क के नौजवान 20 से 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए अपनी जेब से अदा करके इस मौत के सफ़र पर निकल पड़ते हैं, और कुछ कामयाब होते हैं और कुछ बदकिस्मत इस मौत के सफ़र में मारे जाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है और FIA इस पर कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। वह सवाल ये है कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक मसाइल ही इन लोगों को लेके जाते हैं? तो इसका एक जवाब ये भी आ सकता है कि जो लोग 25 से 30 लाख रुपए लगा रहे हैं वो पाकिस्तान में भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान में कोई बिजनेस करने के लिए बिजनेस का साजगार माहौल मौजूद है? क्या कोई गाइडलाइंस मौजूद हैं? क्या कोई ऐसा कैरियर कंसल्टेंसी का, हुकूमत का अदारा मौजूद है जो लोगों को बता सके कि 25 लाख रुपए में पाकिस्तान में आप कोई सनत शुरू कर सकते हैं स्मॉल लेवल की? क्या नौजवानों की यहाँ पे किसी तरह से भी काउंसलिंग की जा रही है? बहुत से सवाल हैं।
नौजवान इन रास्तों का यूरोप जाने का इंतखाब क्यों करते हैं? क्या कोई माशरती प्रेशर है जिसकी वजह से वो जाना चाहते हैं? कि वो देखते हैं अपने आसपास के माहौल में कि लाखों सैकड़ों लोग जा चुके हैं और उनकी ज़िंदगियां बेहतर हो गई हैं, और उस माहौल की वजह से उससे इंस्पायर हो के वो भी जाना चाहते हैं। और क्या जब इतने पैसे आप लगा के इलीगल तरीके से जा रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे रास्ते हैं, बहुत से ऐसे कानूनी तरीके हैं कि इससे कम पैसों में आप बाइज्जत तरीके से बैरून मुल्क जा सकते हैं? सवाल ढूंढने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कौन से मुहरकात हैं जो हमारे मुल्क के नौजवानों को मजबूर कर रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं कि वो इन खतरनाक रास्तों पर लाखों देकर जाएं? अगर हमने वो मुहरकात ढूंढ लिए तो फिर उन मुहरकात को एड्रेस करने के लिए हम बहस कर सकते हैं, और उसके बहस के नतीजे में कुछ अच्छे सजेशंस हम निकाल सकते हैं, और उन सजेशंस की बुनियाद पर हम अपनी आने वाली नस्लों को इन खतरनाक रास्तों पर सफ़र करने से रोक सकते हैं, ऐसे हादसों से बचा सकते हैं। सिर्फ एक शख्स नहीं, हज़ारों ख़ानदानों को डूबने से बचा सकते हैं। और वो जो लोग इस साने में मारे गए, उनके लिए दुआएं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और आपके लिए मैसेज यही है कि इन रास्तों पे सफ़र ना करें, अपने प्यारों के पास रहें। अगर आपको जाना ही है तो कानूनी तरीक़ाकार को ढूंढें। बहुत से रास्ते हैं, आप कानूनी तरीके से भी बाहर जा सकते हैं। आपको सिर्फ अच्छी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। अपने आप को ये रंगीन ख्वाब दिखाने वालों से बचाएं। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। अगर कोई है और अगर कोई आपको बता रहा है, जो यकीन मानिए वो फ्रॉड है, उसमें आपकी जान का रिस्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।